शेख हसीना को शुक्र धातु हम इसमें पढ़ रहे हैं, है ना। तो शेख हसीना इंडिया ने एक्सपोर्ट कर रखा है उसको, इसको इलेक्ट्रिक प्रसाद से दे। शेख हसीना वहां पब्लिक इतनी मर गई, और वो राजा थी वो वहां का, उसको कुछ हुआ क्या? और कोई बताएगा शुक्र के बारे में, क्या और क्या है? किसी को नहीं पता शुक्र के बारे में? ये 35 दिन में बनता है। हाँ जी, कहाँ बनता है? 35 दिन में बनता है। हाँ, 35 दिन में बनता है पहली चीज। तो ये मतलब बहुत वो चीज है कि 35 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ता है हमें शुक्र के लिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि शुक्र दूसरा, शुक्र धातु अत्यंत समृद्ध धातु है। शुक्र आर्तौ अत्यंत ही बहुत ही समृद्ध धातु है, और एक यही धातु है जिसमें जीवन को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। धातु के बारे में एक और खास बात बता दूं सभी धातुओं के बारे में। जो धातु स्वस्थ होती है वह धातु नाड़ी के माध्यम से या नाड़ी पर अपनी स्पाइक नहीं दिखाती या बाहर नहीं निकलती है। लेकिन धातु यदि कमजोर है, वही धातु नाड़ी पर स्पर्श करके महसूस की जा सकती है।
और ये तीनों उंगलियों के मतलब शुक्र और आर्तो दोनों ही तीनों उंगलियों के बीच में यह महसूस करी जा सकती है। और उंगलियों के अनुसार की यदि हम बात करें तो यदि स्पाइक अनामिका फिंगर में हो, अनामिका फिंगर मतलब रिंग फिंगर, यदि स्पाइक रिंग फिंगर में है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? रिंग फिंगर किसके लिए है? आप दोस्तों कफ के लिए। तो यदि स्पाइक रिंग फिंगर के नीचे है तो इसका मतलब शुक्र में या आर्तव में कफ ज्यादा है। और यदि स्पाइक मिडिल फिंगर के नीचे हो तो ज्यादा है। और यदि स्पाइक वात के नीचे हो तो शुक्र में वात अधिक है। यदि धातु मतलब मजबूत है, ये दर्शन और स्पर्शन से यदि धातु मजबूत दिखती है कि धातु मजबूत है तो क्या होगा? उसमें स्पाइक नहीं आती है, ठीक है। और यदि कमजोर होगी तो स्पष्ट एकदम स्पाइक आ जाएगी। अच्छा, यदि पित्त है तो क्या होगा? स्पाइक कैसी होनी चाहिए? बोलो। पित्त होगा तो पित्त की स्पाइक कैसी आती है? उछल वाला तीक्ष्ण। और कफ है तो शांत भारी मंद। कफ में भारी होती है, मंद होती है। और वात में हल्की सरपति हाँ, हल्की सुई के धागे जैसी एकदम। इसका डिजाइन भी बना सकते हो। पित्त है तो वो ऊंचा उछल रहा है ऐसे पहाड़ की तरह, और कफ है तो ऐसे रेंग रेंग के मतलब थोड़ा थोड़ा उछल के हल्का हल्का चल रहा है। और वात धागे की तरह चल रहा है तो सबसे नीचे मतलब बिल्कुल एकदम छोटे छोटे स्पाइक लेके चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो अभी यदि कफ शुक्र धातु या आर्तव धातु में कफ स्पाइक मिल रही है मतलब
रिंग फिंगर के नीचे स्पाइक मिल रही है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को क्या दिक्कत होगी? भारीपन होगा। लक्षण क्या होंगे उसके? भारीपन, क्योंकि कफ क्या है? भारी है। सुस्ती होगी। और कफ प्रधान विकार जो भी हैं वो सारे होंगे। कामेच्छा में मंदता होगी, यानी कि कामेच्छा लिबिडो लो होगा। और यदि शुक्र धातु में पित्त स्पाइक मिले, यानी कि मिडिल फिंगर के नीचे, क्या होगा? पित्त यदि स्पाइक मिलेगी तो पित्त का गुण क्या है? गरम। जलन, है ना? गर्म है तो क्या करेगा? वो जलन करेगा, चिड़चिड़ापन होगा, शीघ्र पतन का शिकार होगा ऐसा व्यक्ति। आते हैं ना अर्ली एज इक्वेशन के पेशेंट, तो इसका मतलब उनके शुक्र धातु में क्या है? पित्त अधिक है। अच्छा, मतलब हमें प्रॉब्लम का रूट कॉज पता चलने के बाद ट्रीटमेंट कुछ कुछ ध्यान आता है कि नहीं आता? यस सर। आता है? फिर ठीक है, नहीं तो मैं सोचूं कि ट्रीटमेंट भी हम, चलिए। शुक्र में यदि वात स्पाइक मिले, शुक्र में यदि वात स्पाइक मिले तो क्या होगा? दुर्बलता होगी। और बहुत जल्दी वो व्यक्ति थक जाएगा। ठीक है। स्पर्म या फिर ओवम क्वालिटी और क्वांटिटी लो होगी। और लिबिडो जो है वो अनिश्चित होता है ऐसे व्यक्तियों में। ठीक है, मतलब कि काम इच्छा की जो भावना होती है वो फिक्स्ड नहीं होती कि
किस टाइम होगी और किस टाइम नहीं होगी। यदि हम साइकोलॉजिकल रूप से हम देखें, तो जो वात वाले व्यक्ति होते हैं, जिनमें मतलब शुक्र में वात है, तो ऐसे व्यक्ति क्या, वात का क्या गुण है बताओ? वात अधिक हुआ तो क्या होगा व्यक्ति के साथ? चिंता में होता है कि नहीं होता? अस्थिरता यस होती है, भय होता है, डर और अनिद्रा। और पित्त अधिक मिला तो पित्त की स्पाइक वाले का साइकोलॉजी कैसी होगी? चिड़चिड़ापन, है ना, गुस्सा, अधीरता होगी, अधीरता। और कफ प्रधान स्पाइक में लेजीनेस, लेजीनेस, उदासी, है ना, ऐसे फालतू में आसक्ति लगाए बैठा होगा कि ऐसा हो जाएगा। स्थिरता होगी, और ये तो धातु डिसऑर्डर है, धातु में विकार या धातु के जो विकार हैं, ये मतलब एक तो पहला तो यही है कि ये पांचवी सत्र की धातु, फिफ्थ लेवल पे पाया जाता है इसका, है ना। और ये जो प्रत्येक धातु की जो स्पाइक है, वो एक विशिष्ट या कोई विशेष विकार की ओर संकेत करती है ना। और इससे आपने एक और चीज क्या देखी कि कौन से स्थान पर क्या स्पाइक मिल रही है, तो कौन सा मतलब धातु प्रभावित हो रही है, क्योंकि तीनों में अलग अलग मिली है। नहीं, यस सर, और उसकी जो गुणवत्ता जो आपने देखी स्पाइक की, कि कौन सा, तो उसमें आपको कौन सा दोष प्रधान है, वह भी आपने देखा। ठीक है, अगला है रक्त। तो शुक्र तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? और आपको जो और दोष आपको जो है, यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो दोष है, उस दोष को ही हमें क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, नहीं, रक्त को इसमें हम और थोड़ा सा इसमें देखते हैं ना। इसी को, अच्छा, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा डीपली जाते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, यदि
कफ स्पाइक है वार्तव में या शुक्र में, तो जो मेल व्यक्ति है, उसमें प्रोस्टेट में स्टोन हो जाती है, प्रोस्टेटिक कैल्कली। यदि कफ स्पाइक है तो मेल में प्रोस्टेटिक कैल्कली हो जाती है, या फिर उसको टेस्टिकुलर ट्यूमर हो जाता है, टेस्टिस में जो ट्यूमर हो जाता है, टेस्टिकुलर ट्यूमर, या फिर हाइड्रोशील हो जाता है। ठीक है। और यदि फीमेल है और कफ स्पाइक मिल रही है आर्तवा में, कफ स्पाइक मिलना मतलब कि मीडियम उछाल है ना, हल्का और मंद है, और कहाँ मिल रही है, रिंग फिंगर के नीचे, तो फीमेल में ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, ओवेरियन सिस्ट, या फिर सिस्टिक ओवरी हो जाती है, मतलब कि बहुत सारे है ना। और एक सबसे बड़ा जो होता है सूडो प्रेगनेंसी, सूडो प्रेगनेंसी मतलब PSEUDO, सूडो प्रेगनेंसी। सुना है कभी आपने सूडो प्रेगनेंसी होता है? सुना है लेकिन इसका क्या है मालूम नहीं है सर। सूडो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मतलब उसको अंदर एक गुल्म पैदा हो गया, गांठ पैदा हो जाती है, शुरू हो जाती है ओवरी में, है ना। और फीमेल को यही लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, दिखता भी है प्रेग्नेंट है, लेकिन अंदर अंदर उसको एक गुल्म मतलब कि एक गांठ टाइप का पैदा होना शुरू हो जाता है। वो कोई बच्चा नहीं होता, फेटस नहीं होता, एक गांठ होती है और उस गांठ को फिर निकलवाना पड़ता है, मतलब कि वो ऐसा लगेगा उसमें पीरियड्स भी नहीं आएंगे, सब लक्षण उसमें प्रेगनेंसी वाले होंगे, लेकिन वो सूडो प्रेगनेंसी होती है। साइकोलॉजिकल जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन से, कफ वाले, अटैचमेंट वाले होते हैं, अटैचमेंट, और इनको सिक्योरिटी की इच्छा रहती है कि मुझे सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी, ये ऐसे डिजायर करते हैं, सिक्योरिटी की डिजायर, और इमोशनल बहुत होते हैं। और यदि पित्त मिलता है स्पाइक में, तो फिर क्या होगा? तो तो आर्काइटिस, ORCHITIS, ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस होगा। ऑर्काइटिस क्या होता है? ऑर्काइटिस होता है जो टेस्टिस होते हैं उनमें सूजन हो जाए, उनमें संक्रमण हो जाए। ठीक है। और
यदि पित्त होता है तो एक चीज समझिए, आइटिस वाले मिलेंगे इसमें। पित्त में जो डिजीज मिलती हैं वो आइटिस वाली मिलती हैं। एक होती है एपिडिडिमाइटिस, एपीडी, ईपीआई, डीआई, डीवाईएमआईटीआईएस, एपिडिडिमाइटिस। एपिडिडिमाइटिस क्या होता है कि जो मतलब क्या होता है, जो अंडकोश के पीछे एक शुक्राणु नली होती है, शुक्राणु का जो संग्रहण करती है ना, जहाँ पे स्टोर होते हैं, जहाँ पे स्पर्म मतलब स्टोरेज जो नली होती है, उसमें सूजन हो जाती है या फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है एपिडिडिमाइटिस में। ठीक है, या फिर प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। और मुख्य कारण क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुई। ठीक है, जब ये होते हैं तो या तो टेस्टिस में दर्द या सूजन होगी, पेशाब में जलन होगा, ठीक है, स्पर्म में कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना, या फिर जांग में या कमर में भी दर्द जाता है इससे। और यदि फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, फीमेल है तो उसमें एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस आइटिस है तो इसका मतलब, और एंडोमेट्रियम समझते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम मतलब कि यूट्रस की जो अंदर की परत है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम में क्या हो गया, हाँ, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन, उसमें स्वेलिंग आ गई। कारण इसका बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर बहुत बार डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, ये कोई अबॉर्शन के बाद हो सकता है, अबॉर्शन हुआ हो। ठीक है, या फिर उसको पीआईडी होता है बहुत बार, पेल्विक जो इन्फेक्शन होता है वो होता है, उसकी वजह से भी एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कैसे मतलब हम इसको देख सकते हैं, लक्षण क्या रहते हैं इसमें, पेट के नीचे दर्द होता है ना, पेडू में, या फीवर भी आता है एंडोमेट्राइटिस में, और जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो असामान्य होता है। ठीक है, और यदि स्रोतस के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो आर्तव है स्रोतस में की ये डिजीज होती है, आर्तव स्रोतस की विकृति होती है। ठीक है, पीरियड्स में पेन होता है इसमें। और दूसरा क्या होता है कि फाइब्रोड्स हो सकती हैं, फाइब्रोड्स, फाइब्रोड्स कहाँ, गर्भाशय की मांसपेशियों में, यूट्राइन फाइब्रोड बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसमें मतलब क्या होगा, जो पीरियड्स होते हैं वो अधिक आते हैं, है ना, ब्लड स्राव जो होता है, ब्लड लीकेजिंग जो होती है वो ज्यादा होती है, पेट में भारीपन लगेगा, नीचे बार बार पेशाब आएगा, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है इसमें। अच्छा, एक और हमने एक और प्रॉब्लम सुनी होगी, रिकरेंट अबॉर्शन, बार बार गर्भपात, और बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। अब उसमें मतलब अपने आप से 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का जो फिटस होता है वो अपने आप गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप,
कि उसमें क्या है, बताओ क्या कारण हो सकता, मतलब क्या नाड़ी में क्या मिलेगा? हाँ, पित्त स्पाइक है। और कारण क्या क्या हो सकते हैं, और उसमें उसमें कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। बताओ, बार बार यदि वो हो रहा है और आपको कारण का पता चल गया, क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो बताओ एचआरटी ट्रीटमेंट दोगे कि नहीं दोगे? ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट है ना। और गर्भाशय की कमजोरी भी हो सकता है। गर्भाशय की कमजोरी है तो उसको कैसे ठीक करना है? जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं पता है? इन्फेक्शन भी हो सकता है। और कारण है थायराइड या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है। ठीक है। और यह गर्भाशय इसका जो ना पित्त स्पाइक तो मिलती है, लेकिन यदि वात के अनुसार यदि हम जाएं, वात में, तो कौन सी वात वहां पर रहती है बताओ? डब्ल्यूडी एरिया में कौन सी बात होती है? अपान वायु। हाँ, अपान वायु। तो अपान वायु की विकृति भी है ये। तो इसका मतलब हमें कौन से ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे अपान वायु के अनुसार? और दूसरा, पित्त, है ना। और जो इसमें कारण, मुख्य कारण जो है उसका ट्रीटमेंट जाएगा, थायराइड है क्या, ऑटोइम्यून डिजीज है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, या फिर यूट्रस वीक है। समझ आई बात? अच्छा, एक और, यदि पित्त या इसमें ये हो तो क्या होगा? निप्पल में सेंसिटिविटी आती है। सेंसिटिविटी निप्पल में, मतलब पित्त यदि वो अधिक है तो निप्पल में सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी फील होगी कि मेरे को सेंस ऐसा कुछ फील हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाएं कि निपल में यदि सेंसिटिविटी है तो इसका मतलब क्या है, या तो एंडोमेट्रियस फाइब्रोइड्स या फिर रिकरेंट अबॉर्शन के सिम्टम हैं। ठीक है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस आती है। ठीक है। इसमें जो सेंसिटिविटी होती है, इसमें क्या होता है कि मतलब कपड़ा भी लगा तो भी मतलब हल्का सा उसमें जलन या चुभन होती है ना, उसको दर्द भी होता है उसमें, सूजन भी आ जाती है। और ब्रेस्ट में टेंडरनेस, मतलब कि सॉफ्टनेस आ जाती है ज्यादा ही उसको, मतलब एकदम, मतलब ऐसे मान लो प्रेस किया या और कुछ हमने दबा के देखा या कुछ भी हुआ, तो एक तो दर्द होगा। ठीक है। और उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, दर्द और सॉफ्टनेस आ जाती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकता है ये, है ना। और या फिर फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस हैं ये। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस मतलब कि ब्रेस्ट में कोई ना कोई सिस्ट होने वाली है।
और क्या हो सकता है? ओफ्राइटिस, ओफ्राइटिस, OOPHORITIS, ओफ्राइटिस। ओफ्राइटिस सुना है आपने? ओफ्राइटिस। ओफ्राइटिस क्या होता है? ओवरी में सूजन। ठीक है। और एक वेजिनाइटिस भी होता है, वेजिनाइटिस, वेजाइनल इन्फेक्शन। ठीक है, वेजाइनल इन्फेक्शन कारण फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, सफाई ना रखें तब हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकता है। ठीक है, इसमें है ना क्या होगा? वेजाइनल खुजली होगी, जलन होगी, वाइट डिस्चार्ज होगा और बहुत बदबूदार होगा, तो यानी कि वेजिनाइटिस है। यूरिन करते समय भी उसमें क्या होता है? जलन होती है। तो और एक और बता दूं, जिनको इस प्रकार की चीजें मिलती हैं वो प्री कैंसरस कंडीशन है। प्री कैंसरस कंडीशन है। ठीक है। बार बार उनको पेल्विक इन्फेक्शन होगा, बर्निंग सेंसेशन आएगी। साइकोलॉजिकल ऐसे व्यक्तियों को क्या होते हैं? ये एंगर, गुस्सा जल्दी आता है, इरिटेबिलिटी होती है इनमें, इमोशनल होते हैं ये। वात का और देख लेते हैं। फिर वात, वात में क्या आता है? ड्राइनेस, वीकनेस आ जाती है ना। वात ड्राइनेस और वीकनेस करता है ना, तो मेल में क्या हो जाएगा? प्रीमेच्योर एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है। फीमेल में क्या होता है? मेनोपॉज हो जाएगा। ठीक है। और इसमें मतलब मेनोपॉज हो गया तो यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, बेसिकली वो कम हो जाते हैं। मेनोपॉज में यही तो होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं, जो ओवेरियन फंक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, मेनोपॉज होता है तो हॉट फ्लैश भी हो सकता है उसमें, है ना? हॉट फ्लैश किसी को हो रहा है, पसीना, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, हड्डियां कमजोर होना, इस प्रकार का हॉट फ्लैश, है ना? वो जो पीरियड्स के टाइम मतलब गर्म एकदम से या फिर गर्मी एकदम महसूस होना या एकदम ठंड महसूस होना, तो इसका मतलब कि उसका आंतों में वात स्पाइक है। देखो, हम जो इसको देख रहे हैं ना वो एकदम मतलब आपको कि प्रैक्टिकल हो सकता है आपका 5 महीने बाद हो, लेकिन सिम्टम वाइज भी कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, है ना? अच्छा, ये ऐसा वात स्पाइक एक और भी चीज भी मिल सकती है। कुछ कुछ क्या करते हैं? गर्भाशय निकलवा देते हैं, है ना? उसकी सर्जरी करा देते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पोस्ट हाइड्रोक्टमी, हाइस्टेरेक्टोमी, मतलब जो इसको इसकी सर्जरी को बोलते हैं हाइस्टेरेक्टोमी। ठीक है, तो पोस्ट हाइस्टेरेक्टोमी यानी कि गर्भाशय निकालने की या गर्भाशय की सर्जरी के बाद, गर्भाशय निकालने के बाद
जो क्या होता है कि उधर है ना एम्प्टी स्पेस हो जाता है, पेल्विक कैविटी में एक मतलब खालीपन आ जाता है, ठीक है? खालीपन होने की वजह से भी वहाँ पर वात की स्पाइक मिलती है, ठीक है? अब ये निकलवाना क्यों पड़ता है? ये निकलवाना तब पड़ता है या तो सीवियर ब्लीडिंग हो, ठीक है, रुकी ना रही हो और बार-बार हो रही हो हर 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन में, है ना? और वो कंटिन्यू चल रही हो तो भी इसको निकलवाना पड़ता है। या फिर एंडोमेट्राइटिस हो गया हो, एंडोमेट्रियोसिस हो गया हो, कैंसर हो गया हो, फाइब्रोइड हो गया हो, तो निकलवाना पड़ता है। ये एक आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, मतलब जहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, वहाँ पे क्या आ जाती है, वात बढ़ जाती है वहाँ पे, ठीक है? और जहाँ वात बढ़ जाती है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें? लुब्रिकेशन बढ़ाना पड़ता है, ऑयल ऑयल का स्नेहन करना पड़ता है ना? और जिनको वात दोष होता है, उनकी मानसिक चंचलता होती है ना, और जॉइंट पेन भी आता है वात दोष में, ड्राइनेस भी आती है, ठीक है? कोई 35-40 वर्ष का मान लो पुरुष है, तो उसमें शीघ्र पतन और कमजोरी आ जाती है। और साइकोलॉजिकल कैसा होगा? चिंता होगी, इनसिक्योरिटी होगी, है ना? थोड़ा सा फियर लॉस भी होते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। जी सर। ओके, तो अभी हम जो मतलब जिस हिसाब से जो कर रहे हैं, उसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको साइकोलॉजिकल दर्शन, है ना, उसमें दर्शन में भी आपको मतलब अलग से ना रहना पड़े, और साथ साथ हम उसको करते चलें, है ना? दर्शन भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और साइकोलॉजिकल भी आपको जो है इसमें हम कि साइकोलॉजिकल क्या हो सकता है, इसमें क्या सिम्टम मिल सकते हैं, तो उस व्यक्ति का हमारे मतलब कुछ साइकोलॉजिकल मिला और कुछ उसके सिम्टम मिले, तो तुरंत से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। और साइकोलॉजिकल दर्शन और उसके सारे सिम्टम पढ़ने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी, मतलब कि आपको मान लो उसको ये पता चल गया आपको कि ये वाली प्रॉब्लम है उसको, ठीक है? आपने तुरंत से कि किसी को बार बार गर्भपात हो रहा है, अब आपने उससे कुछ क्वेश्चन किए, तो अब आप क्या ढूंढ सकते हो कि फिफ्थ लेवल कहाँ पर है ना? और उसमें पित्त पर स्पाइक मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो आप उसको ढूंढ सकते हो कि यार सेवंथ लेवल पे ऐसा मिल रहा है, सिक्स्थ पे ऐसा मिल रहा है, और इस पे स्पाइक मिल कहाँ मिल रही है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, फिफ्थ लेवल का अंदाजा लगा सकते हो। नहीं? यस सर। सब रास्ते मतलब एक घर के बारे में मान लो कहीं रास्ता ढूंढना है, और उसके बारे में सब आपको दे दिया कि यहाँ पे पोल है, ऐसा कलर है, ऐसा गेट है, इधर मुड़ना है, इधर इस डायरेक्शन में जाना है और इस डायरेक्शन में, तो आप मतलब उस घर को ढूंढ सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा कि एक अंदाजा लगा सकते हैं ये घर है, नहीं? यस सर। हाँ, तो ऐसा मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है?
ठीक रहेगा कि नहीं, है ना? चलिए कोई नहीं। हाँ, सर हाँ जी। सर मेरे पास एक पेशेंट है, तो हुँ, उसको डिस्टेंस और बहुत गंदगी, मतलब इतना बदबू आ रही थे, तो मैंने उसको सिका भी दिया और मैंने किया एक दिन, जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उतना नहीं दिया था, तो 2-3 दिन बाद वो डिस्चार्ज कम हो गया। हुँ, तो वो तो इरेगुलर आती थी, कभी आती थी, अभी वोट चल रही है ना नेपाल में, तो वो हुँ, वोट में उठी है।